अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, या जिसे कहा जाए कि सियासी अदम इस्तेहकाम, जिसकी वजह से माशी सूरत हाल भी अबतर है और पाकिस्तान के इकनॉमिक फंडामेंटल्स वो सब तो हमें वीक नज़र आते ही हैं। लेकिन एक क्राइसिस जो गुज़श्ता कई माह से जिसका सामना हम कर रहे हैं, जिस दौरान बैंक्स ने भी विंडफॉल गेंस करे, जिसका वज़ीर ख़जाना ने जिक्र किया, या जिस क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान में महंगाई और दीगर सूरत हाल या इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर असर पड़ रहा है, वो लिक्विडिटी क्राइसिस या डॉलर बहरान है, जिसको संभालने की लाख कोशिशों के बावजूद हम संभाल नहीं पा रहे। एक ब्लैक मार्केट भी एग्जिस्ट करती है। कहा जाता है कि उस रेट को, पाकिस्तान के ऑफिशियल रेट से अभी भी ज़्यादा वो रेट वहाँ पर प्रिवेल करता है हुंडी के हवाले से। कई बार हमने देखा इकदाम हुए, फ्री मार्केट इसको रोकने की कोशिश करी, करेंसी को पैक करने की कोशिश करी, इंपोर्ट पर कब्ज करने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद आखिरकार हम इस बहरान को काबू पाने में ताहाल नाकाम क्यों हैं? ऐसी सूरत हाल में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को एक ब्रीफिंग हुई, जिसमें एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन की तरफ से यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि आप अगर हमें फ्री हैंड दें, बल्कि यहां तक कहा गया कि हम माहाना $1 अरब हुकूमत को फराम करने को तैयार हैं और हम इस हल की तरफ आपको ले जा सकते हैं। कुछ अहम तरीन फिगर्स भी सामने आए। इन फिगर्स में कहा गया कि तकरीबन $4 अरब तो लोगों ने जखीरा अंदोज करके घरों में डॉलर्स रखे हुए हैं। क्रिप्टो का जिक्र भी हुआ, दीगर हवाले से भी जिक्र हुए जो जखीरा अंदोजी हुई भी है, और यह कहा गया कि अगर फ्री हैंड हमें दिया जाए तो हम पाकिस्तान को या हुकूमत पाकिस्तान को इस डॉलर बहरान से, इस लिक्विडिटी क्राइसिस से निकालने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं और आज इस प्रोग्राम में हम हल की तरफ बात करते हैं, खास तौर पे माशी नहीं बल्कि ये जो डॉलर बहरान है इसका हल क्या हो सकता है। यानी मीशत में तो बहुत से सेक्टर्स आ जाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी एनर्जी, इन्फ्लेशन, जीडीपी, लेकिन लिक्विडिटी क्राइसिस स्पेसिफिकली आज का सोल्यूशन क्या है। मेरे साथ जफर राजा साहब मौजूद हैं, एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन से प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं, वजारत ख़जाना के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने ज्वाइन किया। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन की तरफ से जफर राजा साहब, आप फरमाइएगा सर, ये फ्री हैंड से मतलब क्या है, और अगर ये फ्री हैंड दिया जाए तो क्या आप पाकिस्तान को इस डॉलर क्राइसिस से निकाल सकते हैं? आपसे मुराद एक्सचेंज कंपनीज निकाल सकती हैं राजा साहब? अस्सलाम वालेकुम जनाब, शुक्रिया मौका देने का। बात यह है जनाब कि कल हमने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर काफी डिटेल में ब्रीफिंग की है। जहां तक आपका सवाल है फ्री हैंड देने का, तो फ्री हैंड देने का मकसद ये नहीं हमको फिर काम कर दें या हम की तरफ चले जाएं। पिछले 6-8 माह में ने एक्सचेंज बिजनेस को बहुत ज्यादा स्क्यूज किया है, बहुत ज्यादा स्क्रू कर दिया, बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी गई। यानी कि जितने लोगों से हम सवाल जवाब करते हैं तो वो लोग हमसे इनाय हो जाते हैं कि भाई हम आप क्या बिजनेस करने आए हैं या हम किसी एजेंसी में आए हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो हमारा इस बात से ये मकसद है, टैक्स के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे पे सख्तियां करती गई हैं पाकिस्तान में, न सिर्फ एक्सचेंज बिजनेस में, बैंकिंग सेक्टर में और दीगर इदारों में। और जहां तक बात रही कि हम इस किस तरह देख सकते हैं, तो आज के प्रोग्राम में मैंने पहले भी अच्छा बड़ा साहब, ये आप ये बताएं कि ये जो आपने कहा ना कि सख्तियां कर दी हैं, ये सख्तियां तो हुकूमत ने इस नियत से की हैं कि हम इस करेंसी बहरान पर काबू पा सकें। तो आपके नजदीक क्या है, ये सख्तियों से इस बहरान में इजाफा हुआ है या इस बहरान में कमी हुई है? क्या हुआ है, वो फायदा हुआ है इन सख्तियों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं बड़ा साहब? अब इन सख्तियों से नुकसान हुआ और यही सेम मॉड्यूल अपनाना था श्रीलंका ने, और उनके यहाँ भी यही हाल हुआ जो हमारे है। जैसे जैसे हमने सख्ती की, हमारा वॉल्यूम कम हो गया, रेमिटेंस कम हो गई, हमारा जो लेजिटिमेट बिजनेस था वो खत्म हो गया और ग्रे मार्केट शुरू कर गई, काला वाला बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो ये जो सख्तियां हैं, ये जो मैं कहना चाहूँगा, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हुकूमत हमको मुहैया नहीं करती। ये तो हम फ्री मार्केट से लेते हैं और फ्री मार्केट में बेचते हैं। मिस्टर ए से लिया, मिस्टर बी को दे दिया। तो उसकी जहां तक रिपोर्टिंग है वो जरूर होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट के पास स्टैटिस्टिक्स आए पूरे और उसके मुताबिक मौजूदा हालात में बेहतर पॉलिसी बनाई जाए, ना कि ये ना हो कि एक्सचेंज
पुलिस को और बैंक्स को, मालियाती इदारों को एक्सक्यूज कर दिया जाए कि लोग वहां आते हुए डरे। जिनकी हम रिपोर्टिंग करते हैं वो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं जी उन लोगों को बुलाती हैं FIA और मुख्तलिफ, वो अब हमारे पास आने से कतराते हैं। सही। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है जो हल की बात है, आज भी मैंने देखा कुछ अपील किया है प्राइम मिनिस्टर से कि जनाब आप हमें LC खोलने की इजाजत दें, नहीं तो स्टील मिल एसोसिएशन का है कि हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसी तरह एक जो इंटरनेशनल है उसने आज कहा है कि अगर हमको नहीं मिली तो हम अपना ऑपरेशन यहाँ पाकिस्तान, जो बहुत खतरनाक बात है। अगर एयरलाइंस बंद हो जाएंगी तो उससे तो खुदा ना करे हम पत्थर के दौर में चले जाएंगे। ठीक है। तो ये मतलब पहली बात तो ये कि आपने कहा ये जो कर्व्स और कंट्रोल्स हैं इसकी वजह से मजीद नुकसान ही हुआ है और ये बहरान बढ़ा ही है। हकान नजीब साहब, क्योंकि जो ब्रीफिंग हुई है सेनेट को, इस ब्रीफिंग के अंदर तो ये भी कहा है सेज कंपनीज में, हम पूछेंगे प्रधान साहब से कि ये एक तो ये कर्व्स जो है नुकसानदेह हैं, इस पर आपका ओपिनियन क्या है, और दूसरा ये कहते हैं कि $1 बिलियन तक भी फराम कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट 2 years, दैट इज अराउंड $24 बिलियन। तो ये तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है हकान नजीब साहब। इससे पहले इसहाक डार साहब यहां पर एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सैलानी से $2 अरब की बात कर चुके हैं कि वो अरेंज कर सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से उनके लिए। तो क्या ये ऑल्टरनेट रूट्स वर्केबल है, प्रैक्टिकल है हकान नजीब साहब, या इन पर ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए इन बातों को हकान नजीब साहब? सैफान, पहले तो ये बात है कि जो हमें काम करना है वो हमें कर लेना चाहिए, और वो ये है कि पाकिस्तान और IMF को 9th रिव्यू को कंप्लीट करना चाहिए। $1.2 बिलियन जो वहां से आने हैं वो आने चाहिए, जो मल्टीलैटरल फ्लोज रुके हैं वो वापस आने चाहिए, जो बायलैटरल फ्लोज रुके हुए हैं उनको बढ़ना चाहिए, फ्रेंडली कंट्रीज से जो पैसे आने हैं वो आने चाहिए। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक हफ्ते में जो 24 मार्च को खत्म हुआ उसमें पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं वो $354 मिलियन यानी कि तकरीबन 8% एक हफ्ते में ड्रॉप किए हैं। दैट इज द सीरियसनेस ऑफ द इशू। पहले तो जो काम करने वाला है ना वो कर लेते हैं, वो ये है कि जब तक आप IMF के प्रोग्राम को रिव्यू करके वापस नहीं जाएंगे कंप्लीट, जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं होगी, मार्केट्स में सेम्बलेंस कभी भी नहीं आएगी। और देखिए कि आपके रिजर्व्स एक हफ्ते में कितने गिरे हैं, आप वापस $4.2 अरब पे हैं। दिस इज जस्ट अ रिपोर्ट दैट इज जस्ट कम आउट मिनट्स अगो। नंबर 2, पाकिस्तान में ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ है डॉलर, ये बात मैं मान सकता हूं इस हद तक। मुझे नहीं पता कि वो $2 अरब का फिगर है या $4 अरब का लोगों ने होल्ड किया हुआ, पर ऐसा जरूर है एनेक्टोटली, यानी कि लोगों से बात करके भी और एक मुशाहिदा करके भी ये बात दिखाई देती है कि प्रॉपर्टी भी नीचे है, लोगों ने गोल्ड में भी कम इन्वेस्ट किया है, तो डॉलर एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ है। वो भी मार्केट सिग्नल से ही खत्म होगा। जब भी रुपए की कदर दोनों तरफ मूव करनी चाहिए, वो इसलिए नहीं कर रही कि ऑफिशियल जो फ्लोज हैं वो बहुत कम है। सो वो स्टोर ऑफ वैल्यू को तोड़ने के लिए आपको मार्केट का सेंटिमेंट तोड़ना है, वो भी तभी टूटेगा जब मार्केट में सेम्बलेंस आएगी कि गवर्नमेंट और IMF का मुआहदा हो गया है। जो मर्जी कोई कहता रहे, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। अब आप आ जाए एक्सचेंज कंपनीज में। एक्सचेंज कंपनीज का एक रोल है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। ये रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, ये पाकिस्तान में ज़र मुबादला लाती हैं, ये सबमिट करती हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ज़र मुबादला रोजाना की बेसिस पे टुवर्ड्स दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये बात हो गई। अब चूंकि हम अभी 3 ग्रे लिस्ट में से निकले हैं, याद रखिए, हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकले हैं, हम UK की ग्रे लिस्ट से निकले हैं, हम कल ही EU की एक लिस्ट है उसमें से निकले हैं। ये हम क्यों निकले हैं? बिकॉज हमने अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स हैं, जो मनीज की ट्रेसेबिलिटी है, उनको बढ़ाया है। इसमें रहते हुए अगर कोई कदगन ऐसी इन पे लगी हुई है जिसको रिमूव करने से डॉलर इनफ्लोज बढ़ सकते हैं, तो ये कई दफा मिलते हैं क्यू ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जरूर करें, स्टेट बैंक से जरूर बात करें और उनको बढ़ाएं। अगर ये इसकी जुजियात देखनी पड़ेंगी कि $1 बिलियन जो है वो कहां से आ रहा है,
वो रेमिटेंस का पार्ट है, वो एक्सपोर्टर्स की हेल्ड मनी है। अगर इनकी जुजियात पे जा सकते हैं, अगर ये वाकई सही बात है, तो जरूर इस पे एक डिस्कशन हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी बड़ी रकम यहाँ पे अवेलेबल होगी जिसको हम यूटिलाइज कर सकेंगे। अगर है तो जरूर जुजियात में जाना चाहिए, और ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, ये जाके डिस्कशन करनी चाहिए। बट सैफान, बगैर IMF के जाए हुए पाकिस्तान के पास कोई राह फरार नहीं है उससे, और उसको जब तक डिले करते चले जाएंगे, स्टोर ऑफ वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी और मार्केट्स की डिसऑर्डरली मूवमेंट कंटिन्यूड रहेगी। दैट इज माय हम्बल ओपिनियन। ये तो इस पे तो कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं कि पहला नुक्ता या पहला जो स्टेप है वो IMF ही है, उसको मुकम्मल करके उस रिव्यू को कंप्लीट कर ये आगे बढ़ा जा सकता है। ये इसकी डिटेल्स प्राचा साहब दें, ये $1 बिलियन मंथली की, और ये फिगर कहां से आई, कैसे आई, कहां से अरेंज होंगे, इस पर क्या कोई इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर होगी, ये ओवरसीज पाकिस्तानी से अरेंज करेंगे पैसे, ये $24 बिलियन बनते हैं, किस तरह से एक्सचेंज कंपनीज ये फाइनेंस अरेंज कर सकती हैं फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? प्राचा साहब, बात है डॉक्टर साहब की, मैं इनकी 100% मुत्तफिक हूँ कि IMF के साथ हमें किए बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है, हम दुनिया से नहीं कर सकते। अब रह गई बात $1 बिलियन की, एक एस्टिमेटेड है, और वो ऐसे आएगा कि अभी जो हमारी आप देखें रेमिटेंस भी गिरी है, और हमारा जो एक्सपोर्ट की पेमेंट है वो भी गिरी है, और जो हमारे जो एक्सपोर्ट के सेक्टर्स हैं वो भी अब पैसे हवाले के जरिए मंगा रहे हैं या बाहर रख रहे हैं। सही। तो अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी को इंसेंटिव देते हैं, जो कि अभी हम कुछ नहीं, जैसे कि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कई दफा कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी एंड एक्सचेंज कंपनीज को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें, उनको इंसेंटिव दें, ताकि जो हवाले वाला जो अपनी बढ़ाता जा रहा है हम उसको फीड कर सकें और उसको बैंकिंग चैनल में, लीगल चैनल। ये इंसेंटिव को भी थोड़ा बयान करें। इंसेंटिव से मतलब जैसे साबका हुकूमत और दौर में बड़ी अच्छी पॉलिसी जो RDA वाली थी, या जो आप किस तरह से आप उनको उस इन्वेस्टमेंट को, या किस सूरत में रेमिटेंसेस को, यानी कोई आप उनको मराद देंगे, कोई इंटरेस्ट रेट दें, क्या किस तरह के इंसेंटिव्स की आप बात कर रहे हैं जो दिए जाए उनको? देखिए, इंसेंटिव रेट ये है तो आपका इंटर बैंक 285 है तो आपको 295 देना पड़ेगा ओवरसीज पाकिस्तान को, ताकि वो हवाले वाले की तरफ ना जाए और उसके पैसे भी सेफ रहे। नंबर 1। नंबर 2, जो RTA है वो एक बहुत अच्छी स्कीम है, अच्छा वो था, उसने काफी ज्यादा अपनी जगह बनाई थी, लेकिन पिछले दिनों जो हमने कैपिंग की रेटों के ऊपर, उसकी वजह से वो सारी स्टेट बैंक की मेहनत जाया हो गई। इसके साथ साथ जो मनी ट्रांसफर कंपनीज हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को डिक्टेट कर रही हैं, खासतौर पे वेस्टर्न यूनियन और मनी ग्राम, उनको भी हमको अपने लीगल जो कानूनी दायरे में लेके आना पड़ेगा। और बाकी जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके पास सिर्फ 4 मनी ट्रांसफर कंपनीज हैं, बैंक्स के पास तकरीबन 170-80 हैं, वो तमाम एक्सचेंज कंपनीज को देनी पड़ेंगी। उसकी वजह से भी आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। और हम $1 बिलियन देने की बात कर रहे हैं, तो हम जो वहां से स्मगल हो रहा है वो भी एक हम रिबेट लेंगे उसको आगे पास ऑन करेंगे, वो भी आपके इस बैंकिंग चैनल में आएगा। फिर इसके साथ साथ हुकूमत ने जो इम्पोर्टर्स को LC के बारे में कहा है, 365 दिन की पेमेंट डेफर के ऊपर आप लाएं, वो भी हमारा जो बिजनेस है वो भी मार्केट में चला गया है। डॉक्टर साहब ने बात की, बहुत खूबसूरत बात की कि अभी हम ग्रेट लिस्ट से बाहर निकले, अभी हम कल परसों हमको दोबारा हाई रिस्क निकाला गया है और अभी हम अंडर वॉच हैं। तो इसको हमको देखना है, क्योंकि हमारे जो कानून है उससे कन्फ्लिक्ट, ठीक है, कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि आप खुद अरेंजमेंट करें को, तो वो कहां से अरेंजमेंट करेगा? सही, ठीक है, तो एक्सचेंज कंपनी को कहें कि आप उससे ले लें। ठीक है। तो काफी ये सारे नुकात हैं। हकान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर, और ये जो इंसेंटिव देने वाली बात है कि हम 10 रुपए ज्यादा रेट दें ताकि वो फिर ग्रे चैनल्स के बजाय लीगल चैनल्स के जरिए रेमिटेंसेस पाकिस्तान आए। $1 बिलियन अगर ये एक हैंडसम अमाउंट है, और आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को
इस प्रपोजल को सीरियसली लेना चाहिए या इनके साथ बैठ के कम से कम कोई हल निकालना चाहिए? 1 बिलियन नहीं तो 500 बिलियन या कोई भी आए, तो हमें तो इस वक्त जरूरत है डॉलर्स की। इज इट वर्केबल खाका नजीब साहब के नजदीक? तो देखिए, एक तो सबसे पहली ये बात है कि हमें जो हम कहते हैं ना कि रुपी को हमने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पर ले आए, इसका मतलब यही था कि ये जो बहुत ज्यादा फर्क ओपन मार्केट या ये जो ग्रे मार्केट का है ये नहीं होना चाहिए, और रुपी को सही वैल्यू रिफ्लेक्ट करनी चाहिए जो फंडामेंटल्स ऑफ द टाइम है और जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हैं। सो एक तो ये ऑब्वियसली ये फर्क उस वक्त बहुत बढ़ गया जबकि हमने रुपी को रोकने की कोशिश की या पेग करने की कोशिश की। अब 2-3 बातें जो जफर साहब ने की हैं इनमें वजन है। देखिए, एक तो बात यह कि अगर देयर आर फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम व्हिच वी आर नॉट एबल टू ट्रेस, जो चाहे वो स्मगलिंग के फ्लोज हैं, चाहे वो ये जो वर्ड यूज होता है हवाला, मैं तो इसको बहुत केयरफुली इसलिए यूज करता हूं कि बीइंग इन द फैटफ एंड दी एपीजी वॉच डॉग्स और जो हम पे हैं कि ऐसी कोई चीज पाकिस्तान में नहीं है, पर लेट्स अज्यूम कि ऐसा कोई आउट ऑफ द सिस्टम पैसे हो रहे हैं, और वो ये अगर राजा साहब समझते हैं कि उनको हम सिस्टम में ला सकते हैं, यानी कि उनको हम रेगुलेटेड एक्सचेंज कंपनीज जैसे कि ये चलाते हैं और बहुत सी दूसरी हैं, अगर वो उनको वो सिस्टम में ला सकते हैं तो जरूर वो काम करने चाहिए कि उनको सिस्टम का पार्ट बनाएं, और जो आउट ऑफ सिस्टम है उसको रोकने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो करना चाहिए। दूसरी बात जो इन्होंने की है कि हम इंसेंटिव दें। अब इंसेंटिवाइजेशन देखिए हमने 2 तरीके से तो की हुई है। एक तो ये है कि एक जो पीआरआई इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं ये दोनों के डिजाइन में शामिल था, जो पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव है उसमें हम एक रेमिटेंस पे देते हैं कि जो हमारी लोग काम करते हैं इसमें। दूसरा, हमने आरडीएस के थ्रू एक अकाउंट्स खोलना आसान किया, फिर हमने आरडीएस के थ्रू एक बहुत अच्छा इंसेंटिव दिया, अब उसका रेट दोबारा रिव्यू भी हुआ। पर तीसरा, अगर कोई नया इंसेंटिव ऐसा क्रिएट किया जा सकता है जिसमें फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स से इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, हम देखें डुअल रेट नहीं चला सकते, हम आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए पाकिस्तान में डुअल एक्सचेंज रेट नहीं चला सकते। सो हमें इसको देखना पड़ेगा कि कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं येट आईएमएफ को सेटिस्फाई भी कर सकें कि हम ये एक इंसेंटिव क्रिएट कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स से फॉर 3 मंथ्स, जब तक कि ये एक रेट अगर बहुत बड़ा हुआ बाहर का है, ताकि उसको मैच किया जा सके और फ्लोज को वापस लाया जा सके। इस बात में कोई वो नहीं है जो जफर साहब ने पहले की कि रेमिटेंसेस 11-12% कम हुई हैं हमारी, सो हम चाहते हैं कि वो दोबारा बिल्डअप करें। ये सारी जो जुजियात हैं इस पे काम करके एक अच्छा पर्चा लिखना चाहिए इनको, ये देखते हुए, और उन्होंने सही कहा कि हमारी वॉच डॉग्स हैं उनसे बाहर ना जाएं और आईएमएफ के प्रोग्राम की जो मुहर्रकात हैं उनमें से बाहर ना जाएं, और फिर उसको क्यू के साथ और एसबीपी के साथ बैठ के अगर ये पैसे भी वापस लाएंगे तो आईएमएफ इसको अप्रिशिएट करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिस्टम से इसमें सिर्फ आप कह रहे हैं एक जो मसला आ सकता है वो ये आ सकता है कि डुअल रेट आईएमएफ नहीं मानेगा, लेकिन ओवरऑल आप कहते हैं कि ये एक अच्छा मामला होगा कि अगर आपका जो आउट ऑफ द सिस्टम फ्लोज हैं उनको रेगुलेटेड आप स्ट्रीम में लेकर आए। तो मैं प्रसाद आपका शुक्रिया अदा करूंगा। इस नोट पे ब्रेक के बाद आएंगे और हम मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, माशी सूरत हाल में मजीद भी बात करेंगे, किसान की मजमूई। इस ब्रेक के बाद मसला वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने कुछ अहम हकाइक भी रख रहे हैं, साथ साथ हल क्या है करेंसी बुहरान का। पाकिस्तान मुसलसल कुछ माह से एक करेंसी बुहरान का सामना कर रहा है, डॉलर की शॉर्टेज है, हम मुख्तलिफ मेजर्स भी हमने इकदाम अनाउंस किए, उनका भी कोई खातिर खा नतीजा नहीं आया। एक्सचेंज कंपनीज की तरफ से कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को एक ब्रीफिंग में बताया गया कि अगर आप रेगुलेटेड जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनको स्ट्रेंथन करें या आज़ादी या उनको खुला हाथ या फ्री हैंड दें, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि उन इकदामात के बाद तकरीबन $1 अरब तक रेमिटेंसेस जो कि लीगल फ्लो में आ सकते हैं, जो आपके सिस्टम में वापस आ सकते हैं, जो कि इस वक्त ग्रे चैनल्स के थ्रू आते हैं, वो वापस आ सकते हैं। तो ये अमाउंट जो बनती है वो लगभग 2 साल में उन्होंने कहा है कि $24 बिलियन बनती है, और इट इज़ अ वेरी हैंडसम अमाउंट अगर पाकिस्तान के इस वक्त एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस की बात करें या सूरत हाल की एक्सटर्नल क्राइसिस की बात करें। अगर नजीर साहब ये फरमाएं कि रिजर्व्स गिरे क्यों हैं, जिक्र भी कर रहे थे, लेटेस्ट नंबर्स भी आए हैं, डिस्पाइट दैट कि कुछ कमिटमेंट्स चाइना से पूरी हुई हैं, और हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि हमें IMF को एक खास तारीख तक एक टारगेट था हमारा कि हम इतने रिजर्व अचीव करेंगे। ये गिरावट की वजह क्या है? क्या कोई रीपेमेंट्स हुई हैं
या ये कोई एक्सचेंज क्राइसिस की वजह से ही हुए, क्यों हुए ये जो गिरावट आई है हालिया? देखिए ना, पाकिस्तान अगर आप पिछले 12-14 माह में देखें तो मैंने 12 एक आपके प्रोग्राम में भी लफ्ज यूज किया कि पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। ये एक पेरेनियल क्रंच है, मतलब इससे ये है कि इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स और हमारी जो रेमिटेंसेस को पुट टुगेदर करें तो एक शॉर्टफॉल रह जाता है। उस शॉर्टफॉल को कैसे पूरा किया जाता है? वो हम पूरा करते हैं कि कुछ एफडीआई आ जाए, एफडीआई के अलावा कुछ एफपीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ जाए, फिर हम कुछ बोरोइंग करते हैं। अब इस वक्त तीनों ये जो चीजें हैं, एफपीआई, एफडीआई एंड जो फॉरेन बोरोइंग है, वो तीनों वीक हैं। एफडीआई इसलिए वीक है कि दुनिया भर में इस वक्त कसाद बाजारी है और पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे। एफपीआई पाकिस्तान की मार्केट भी ऑन द वीकर साइड है। और तीसरी बात रहेगी कि आपके फ्लोज क्यों कमजोर हैं। वो इसीलिए कमजोर हैं बिकॉज फ्लोज आपकी बोरोइंग का ताल्लुक सबसे बड़ा, और आपके फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने भी आपको ये कहा कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में वापस जाइए, फिर हम आपको अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे। बट हुआ यह है कि आईएमएफ ने कहा है कि हमें $6 अरब की तो कमिटमेंट्स कम से कम आप पूरी करके दिखाएं और पूरी करना शुरू करें। और उसमें आई थिंक सबसे बड़ी जो कमिटमेंट है वो ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया की है, $2 अरब की, जो हमने कही है कि उन्होंने हमसे ये तय किया हुआ है कि वो $1 डिपॉजिट देंगे। Time and again, and I have no reason not to believe the authorities ये कहती हैं कि we are very near getting that commitment into a reality. So let's hope कि ये हो जाए। अगर I think वो हो जाए तो फिर ये बढ़ना शुरू होगा यहाँ से मसला कि हमको जो गिरावट है वो शायद रुक जाए। तो ये बात इससे बनेगी नहीं अब, बिकॉज अब हम इतना करीब आ गए हैं जून के कि रिजर्व्स को एक कंफर्टेबल लेवल पर लाना आई थिंक बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद हमारा 10th रिव्यू भी ड्यू है, 11th रिव्यू भी ड्यू है आईएमएफ के साथ। ये सारा कुछ करना, पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग पे काम करना, पाकिस्तान की कुछ सेल्स करना, ये रियली आई थिंक कि पाकिस्तान का ये जो क्राइसिस है वो बढ़ता चला जा रहा है और वो डीपन हो रहा है। और हमें इसमें से अपनी इन चीजों को कुछ तय करने की तरफ जाना चाहिए कि हम क्या करेंगे आईएमएफ के साथ जून तक, हम क्या करेंगे आईएमएफ के साथ उसके बाद, हमें एक आईएमएफ के और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। चाइना का जो आपने जिक्र किया, याद रखिए कि चाइना ने $2 अरब हमसे वापस लिए थे। ये कमर्शियल डॉलर्स थे जो कमर्शियल बैंक से आते हैं, उसमें से उन्होंने सिर्फ $1.3 अरब के करीब हमें रीफाइनेंस कर दिया है। अभी बाकी वो भी रीफाइनेंसिंग बाकी है। सो ऑल इन ऑल ये तो एक्सटर्नल सेक्टर बहुत मुश्किल में है। आप अपनी इन्फ्लेशन देखिए, वो इस वक्त जो जिसको मैं कहूंगा कि एसपीआई जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक बड़ा आंसर जो है फूड आइटम्स का होता है, वो मतलब 51 एसेंशियल आइटम्स बट मेनली फूड आइटम्स, वो 47% है ईयर ऑन ईयर। जस्ट इमेजिन कि लोगों पर क्या इस वक्त बीत रही है। आप अपनी ग्रोथ का हाल देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें जान नहीं है, इसलिए कि हम इंपोर्ट नहीं कर सकते अपना रॉ मटेरियल। जिस वजह से प्रोग्राम पाकिस्तान इकोनॉमी को, जी खाका साहब, जिस वजह से ये प्रोग्राम रुका हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि कमिटमेंट्स हैं हमारी कुछ ममालिक से $3 बिलियन की, तो ये कमिटमेंट्स में इतना डिले क्यों है? क्या वो भी हमसे कोई एश्योरेंसेस मांग रहे हैं, या हमारा जो डेट रिपेमेंट्स का आगे प्रोफाइल है क्या वो उससे मुतमईन नहीं है, या उनको भी कंसर्न है कि वो पैसा दे रहे हैं तो हम उनको वापस नहीं, या उनको हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे? शायद इससे पहले वो हमें दे देते थे पैसे और ये सोचते नहीं थे, लेकिन अब वो भी सोच रहे हैं कि हम एक गंभीर मसाइल में घिरे हुए हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स हो नहीं रही, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो नहीं रहे, और उनको भी कोई खौफ है कि पैसे देते हुए, या उनको खदशात हैं जिस वजह से वो रुके हुए हैं। खाका नजी साहब, शेफान, एक तो ये है कि दुनिया बदल गई है। दुनिया में चूंकि कसाद बाजारी है, हर एक के पास पैसे की कमी है, हर एक ये कर रहा है कि वो अपने लोगों को टैक्स कर रहा है। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब सऊदी अरेबिया के वजीर खजाना को बात करते हुए सुनने का मौका मिला, तो उन्होंने फरमाया कि मैं अपने लोगों को टैक्स कर रहा हूँ, अब मैं डिपॉजिट नहीं दिया करूंगा दुनिया में बगैर कंडीशंस के। तो सारे ममालिक चाहे जिनसे वो देते हैं, इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान, उन्होंने उनसे कहा कि आप भी अपने लोगों को और जो हाई इनकम अर्नर्स हैं उनको टैक्स कीजिए, आप भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कीजिए। और दूसरी बात यह है सैफान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान को आज तक बेल आउट्स या जो इनफ्लोज ऑफ डॉलर्स रहे हैं उस पर हमने एक भरोसा किया अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन का। आई थिंक वो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन का जो डिविडेंड है वो भी अब वेनिंग है। सो हमें अब भरोसा करना पड़ेगा, जिसका जिक्र आपने किया, कि हम वाकई रिफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दूसरी आई थिंक एक छोटी सी चीज जो हमारे हाथ में नहीं है, मैं उसको छोटा इसलिए कहता हूं कि ओवरऑल ये जो सारी चीजें हैं उनमें शायद उसका इफेक्ट तो है बट इतना शायद प्रोनाउंस नहीं है। वो है कि यूएसए और एक चाइना, उन दोनों की एक इंटरनेशनल लेवल पे एक
अफेक्ट जरूर हो रहा है इन द सेंस कि अमेरिका शायद ये समझता है कि हम उनके कुछ पैसे या कुछ डॉलर्स जो लेते हैं, सो उससे कुछ पेमेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली वो जो आईपीपीस लगे हैं पाकिस्तान में, जो हमने पैसे वापस करने होते हैं वो उनमें जाती हैं। पैसे तो फंजिबल होते हैं, डॉलर्स भी फंजिबल होते हैं। हम सारी दुनिया की जो रकूम वापस करते हैं, अभी हमने 1 अरब डॉलर वापस किया जब कमर्शियल मार्केट्स का, तो हमने वो वापस किया, एक बॉन्ड था हमारे पास। सो अब कहना कि वो डॉलर कहां से आए थे, सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो एट प्ले। जब मैं इन सब चीजों को देखता हूं तो मैं कहता हूं कि हमें अपना घर ठीक कर लेना चाहिए था कल जो गुजर गया है, पर जो कल आने वाला है मुझे उसमें भी ये दिखाई नहीं देता। 170 अरब के सैफान नए टैक्सेस लगाए। यहाँ पे मैं आईएमएफ से भी हमेशा सवाल करता हूँ, क्या वो भी नहीं देख रहे थे कि जीएसटी बढ़ाना जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन है? क्या वो ये नहीं देख रहे कि 70% टैक्सेशन पाकिस्तान में, 70% इनफैक्ट जो टैक्सेशन है पाकिस्तान में वो इनडायरेक्ट है, उसका बोझ आप पर भी उतना ही पड़ता है जो कि एक माशाल्लाह लीडिंग एंकर हैं, और वो उस पर भी उतना ही पड़ता है जो एक कैमरामैन है आपके दफ्तर में। सो ये बात तो दुरुस्त नहीं होनी चाहिए, और इसलिए पाकिस्तान को ये फंडामेंटल रिफॉर्म करना है। ये करने के लिए हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें ये काम खुद करना है। अगर हम ये काम खुद करेंगे तो दोस्त ममालिक भी आएंगे। एक आखिरी बात करता चलूं, 2019 में जब मैं टेबल पर मौजूद था तो हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा कि मैं एक रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाना चाहता हूं। कतई नजर इस चीज से कि रिफाइनरी का प्रोजेक्ट कितना अच्छा है या नहीं, हमने ये अग्री किया। आज 2023 मार्च में मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि कोई जीरो प्रोग्रेस भी है उस पर? तो अगर आप इस तरह बिहेव करेंगे, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट विंग नहीं ठीक करेंगे, आप बीओआई को रिवैम्प नहीं करेंगे, आप प्राइवेटाइजेशन को ठीक नहीं करेंगे, तो 5 साल बाद भी मुझे इंटरव्यू कर लीजिएगा सैफान, हम यहीं पे खड़े होंगे। यहीं पे खड़े होंगे, और शायद इससे बदतर सूरत हाल में अल्लाह ना करे हम खड़े हों। खाकान अजीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जफर राजा साहब भी साथ रहे प्रोग्राम में। एक हल एक्सचेंज कंपनीज ने दिया है, क्या ये वर्केबल है या नहीं है, इस पर मजीद गुफ्तगू भी हमारे प्रोग्राम्स में होती रहेगी और डिटेल में समझेंगे कि पाकिस्तान को इन बहरानों से, खास तौर पर माशी बहरान से निकालने का हल आखिरकार है क्या, रास्ता आखिरकार क्या है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।